निर्धनता को समझने के लिए हमें उसका क्लासिफिकेशन जरूरी होता है, जिससे हमें उसके प्रकार और समस्याओं की गहराई अच्छे से समझ आती है। वेलकम टू फ्रीक्वी एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 11 के इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का ही हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी हमारा जो आज का है टॉपिक वो सेकंड टॉपिक है, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा चैप्टर है निर्धनता, पॉवर्टी। अब टॉपिक जो हमारा है आज का वो है निर्धनता का वर्गीकरण, निर्धनता रेखा का परीक्षण। तो हम इसमें निर्धनता का वर्गीकरण भी देखेंगे और निर्धनता रेखा का परीक्षण कैसे किया उसको भी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। निर्धनता का वर्गीकरण, सबसे पहले हम देखते हैं कि निर्धनता का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। इसकी पहले वाली क्लास में भी हमने इसको समझा है, अब इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। निर्धनता कई प्रकार की हो सकती है, आर्थिक, सामाजिक और सापेक्षिक। ठीक है, निर्धनता आर्थिक रूप से भी हो सकती है, सामाजिक रूप से भी हो सकती है, सापेक्षिक रूप से भी होती है। सापेक्ष निर्धनता क्या होती है? जब किसी व्यक्ति या समूह की आय या उपभोग स्तर समाज की औसत से कम। देखिए, सापेक्ष की बात हमने की थी लास्ट टॉपिक में भी कि सापेक्ष निर्धनता क्या होती है कि जब हमारे समाज में बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं और थोड़ा उनसे हमारे पास पैसे कम होते हैं, तो हम सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक है, पैसे तो हैं हमारे पास कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, लेकिन उन ज्यादा पैसे वालों लोगों से हमारे पास कम है, जो ज्यादा अमीर हैं, तो उनसे तो हम क्या आएंगे, सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जब किसी व्यक्ति या समूह की आय, उपभोग स्तर समाज के औसत स्तर, जो समाज के और व्यक्ति हैं उनके औसत स्तर से कम होता है, तो वह सापेक्ष निर्धनता उसे कहा जाता है। इसमें व्यक्ति निर्धन नहीं भी हो सकता, परंतु दूसरों की तुलना में निर्धन प्रतीत हो। देखिए, इसमें व्यक्ति निर्धन तो नहीं है क्योंकि वो अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, उसके पास इतने पैसे हैं, इतनी इनकम उसकी है कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन दूसरे लोगों के पास उससे ज्यादा है, वो ज्यादा चीजें ले सकते हैं उससे, तो उनकी अपेक्षा वो निर्धन माना जाएगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति गांव में अमीर माना जाए लेकिन शहर के मार्गों से वह निर्धन माना जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास गांव में बहुत सारी जमीन है, बहुत प्रॉपर्टी है, उसके पास बहुत धन है वहां पे, तो वहां तो अमीर है, लेकिन वो जब गांव आया, शहर आया, तो वो वहां से गरीब, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी तो गांव में है। वहां शहर में आके वो अपना एक नया सब कुछ स्टार्ट कर रहा है, नए तरीके से अपना रह रहा है, नई चीजों को ले रहा है, शुरुआत अपनी नई कर रहा है, तो वहां पे गरीब माना जाएगा क्योंकि उसके पास वहां तो जमीन है, उसके कारण वो ज्यादा धनी व्यक्ति है। यहाँ पे उसके पास छोटी सी नौकरी है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना खर्चा चला रहा है और अपना जीवन यापन कर रहा है, तो इस प्रकार से वो यहाँ पे निर्धन माना जाएगा। लेकिन वो गांव में तो अपनी अमीर है, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ के जो और लोग हैं उनके पास उससे ज्यादा पैसे हैं, तो वो निर्धन माना जाएगा। संपूर्ण निर्धनता, संपूर्ण निर्धनता क्या होती है? जब किसी व्यक्ति की आय इतनी कम होती है कि वह न्यूनतम जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं को भी पूरा, भोजन, वस्त्र, आवास को भी पूरा ना कर पाए, तो उसे संपूर्ण निर्धनता कहते हैं। पूरी, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी व्यक्ति की आय इतनी कम होती है कि वह जो उसकी न्यूनतम जीवन निर्वाह होता है, मतलब कि जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं उनको भी वो पूरा ना कर पाए, नहीं कर सकता, भोजन नहीं ले सकता, कपड़े नहीं ले सकता, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो उसे संपूर्ण निर्धन माना जाता है, पूर्ण रूप से निर्धन, क्योंकि उसके पास तो भाई इतना पैसा भी नहीं कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके लिए सरकार एक गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन तय करती है। अब ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक गरीबी रेखा तय कर दी है कि ये ऐसे व्यक्ति गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। ऐसी आवश्यकताएं जो कि उनके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जिनके बिना वो रह नहीं सकते, जो भोजन, कपड़ा और मकान। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता भी नहीं पूरी, मतलब जितनी उसकी कैलोरी है प्रतिदिन की उतनी भी वो पूरी नहीं कर पा रहा, तो वो गरीबी रेखा के अंतर्गत माना जाता है। शहरी निर्धनता, शहरों में पाई जाने वाली निर्धनता, मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, शहरों में पाई जाने वाली निर्धनता का मुख्य कारण अनियमित रोजगार। देखिए, सबको रोजगार अनियमित नहीं है भाई, आज काम मिला कल नहीं मिला, कहीं यहाँ पे हमने काम किया, वहां छोड़ा, दूसरी जगह किया, मतलब उनकी कोई नियमित नौकरी नहीं है। झुग्गी झोपड़ियां, असंगठित क्षेत्र, कार्य, महंगाई, शहर में महंगाई बहुत ज्यादा है, झुग्गी झोपड़ियों में ऐसे रह रहे हैं, उनके पास घर नहीं है। असंगठित, जो क्षेत्र संगठित नहीं है, असंगठित है, जिनमें संगठना नहीं है, असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और महंगाई बहुत ज्यादा है जिसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हो गई शहरी निर्धनता। दीर्घकालीन निर्धनता, जो लंबे समय तक चलती, जब कोई व्यक्ति या परिवार कई पीढ़ियों से गरीब होता है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है या परिवार है जिनकी पीढ़ी ही गरीब थी, बहुत पहले से, गरीब से गरीब, मतलब जितनी पीढ़ी दर पीढ़ी हुई सब गरीब
से गरीबी रह गए, जीवन व्यतीत कर रहे हैं और गरीबी से बाहर निकलने की संभावना बहुत कम हो तो संरचनात्मक निर्धनता भी कहा जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि संरचनात्मक निर्धनता किसे कहा जाता है, तो संरचनात्मक निर्धनता वह होती है जब कोई परिवार या व्यक्ति की पीढ़ी ही बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से गरीबी रेखा में जी रही है और आज भी वो गरीबी है, वो गरीबी से उबर ही नहीं पा रहा है, गरीबी से निकलने की कोई संभावना नहीं है, तो वो संरचनात्मक निर्धनता कहलाती है। ये होती है दीर्घकालीन निर्धनता, लंबे समय की बात हो रही है, लंबे समय से वह व्यक्ति निर्धन है। पहले उसके दादा बाबा निर्धन थे, फिर उनके बाद की पीढ़ी निर्धन हुई, फिर आपके पापा निर्धन, आप भी निर्धन, मतलब आप पीढ़ी भी आपकी गरीब थी और धीरे धीरे आप सब गरीब हैं, आप उससे नहीं उबर पा रहे हैं। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि पहले के लोग, पहले मान लीजिए किसी की पीढ़ी में गरीब थे और कुछ भाई फिर उसके बाद किसी की अच्छी नौकरी लग गई, किसने अच्छा बिजनेस किया, बहुत अच्छा चल पड़ा, तो बाद में बहुत अमीर हो गया, तो भाई गरीब था फिर अमीर हो गया। लेकिन कोई कोई ऐसा है कि भाई पहले भी गरीब थे, उनके पास कोई ऐसा अवसर ही नहीं मिला कि जिससे उनको अमीर बनने का मौका मिला, उनके पास पैसे और आए, तो फिर गरीबी रह जाते हैं, तो वो दीर्घकालीन निर्धनता मानी जाती है। अल्पकालीन निर्धनता, अब इसका सुनेगा कि अस्थायी रूप से उत्पन्न होने वाली गरीबी, अस्थायी, यहाँ पे स्थायी नहीं है गरीबी, यहाँ पे स्थायी हो गई भाई, दीर्घकाल से वो चली आ रही है, यहाँ पे अस्थायी, यहाँ पे उत्पन्न वाली गरीबी जो है किसी दुर्घटना, बीमारी या फिर प्राकृतिक आपदा या नौकरी छूटने के कारण होती है। अस्थायी रूप से गरीब कौन होते हैं कि मान लीजिए कभी अमीर थे, उनके पास अच्छा पैसा था, लेकिन कोई ऐसी उनके साथ दुर्घटना हो गई जिसके कारण उनका पूरा पैसा चला गया, बहुत ज्यादा वो नीचे चले गए, या तो कहीं बहुत बड़ी चोरी हो गई उनके यहाँ, या फिर कोई ऐसी दुर्घटना हो गई जिससे उनका पूरा धन चला गया, बीमार हो गया कोई उनके खानदान में ऐसा व्यक्ति, उनके परिवार में, कि उसकी बीमारी में पूरा पैसा चला गया उनका, फिर गरीब हो गए, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आंधी तूफान आ गया, उनका पूरा घर नष्ट हो गया, तो इस कारण से भी नौकरी किसी की छूट गई, किसी की नौकरी किसी वजह से छूट गई, उसके कारण गरीब हो, तो यह अस्थायी गरीबी मानी जाती है, मतलब वो गरीब नहीं थे, ऐसी ऐसी कंडीशन पैदा हुई इसलिए वो गरीब हो गए। समय के साथ व्यक्ति इससे बाहर आ सकता है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति समय के साथ फिर अपने लेवल में आ सकता है, उस चीज से बाहर निकल सकता है। निर्धनता का वर्गीकरण देखते हैं, निर्धनता के सापेक्ष निर्धनता, संपूर्ण निर्धनता, ग्रामीण निर्धनता, शहरी निर्धनता, दीर्घकालीन निर्धनता, अल्पकालीन, और ये सारी निर्धनताओं को अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए कि निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया, आपको पूरे चैप्टर में लास्ट टॉपिक में भी हमने क्लियर किया था, तो इसमें काफी चीजें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। तो देखिए सापेक्ष निर्धनता, जब व्यक्ति क्या है समाज के औसत स्तर से कम हो तो सापेक्ष में आता है। गांव में अमीर व्यक्ति भी शहर की दृष्टि से निर्धन होता है। गांव में क्या होता है कि अमीर व्यक्ति भी शहर की दृष्टि से निर्धन माना जाता है। संपूर्ण निर्धनता क्या होती है, जब व्यक्ति न्यूनतम जीवन निर्वाह की आवश्यकताएं पूरी ना कर पाए, पूर्ण रूप से निर्धन है, वो गरीब है, क्योंकि उसके पास इतनी आय भी नहीं, इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपनी रोज जो खाने पीने का सामान है जिसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता, उसको भी ना पूरा कर पाए, तो गरीबी रेखा के पूर्ण रूप से गरीब माना जाता है। संपूर्ण भोजन, वस्त्र, आवास न मिलना गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। ग्रामीण निर्धनता भी मैंने बताया कि गांव में पाई जाने वाली निर्धनता है ना, कृषि पर निर्भर रहते हैं, कम उत्पादक, ऋणग्रस्तता। भाई गांव में जो गरीब पाए जाते हैं, जो मतलब गांव के लोग गरीब कैसे होते हैं कि देखिए वो कृषि पर निर्भर होते हैं, कभी प्राकृतिक आपदा कारण किसी परेशानी के कारण उनकी सुविधाएं नहीं होने के कारण उनकी कृषि अच्छी नहीं हुई, कम उत्पादक हुआ, जो उन्होंने बोया उत्पादन किया वो कम हुआ, कम मात्रा में हुआ, और तो उनको नुकसान हुआ, ऋणी हो गए, वो ऋणी हो गए, कर्ज में डूबे हुए हैं, तो इस कारण वो गरीब हो जाते हैं। शहरी निर्धन, शहरों में पाई जाने वाली निर्धनता कैसी होती है, झुग्गी झोपड़ियां जो होती हैं, उसको अभी मैंने बताया कि झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं, असंगठित क्षेत्र जो रहते हैं वो असंगठित रहते हैं, उसमें कोई संगठित क्षेत्र नहीं है। और उसके बाद महंगाई बहुत ज्यादा है, गांव शहरों में महंगाई बहुत ज्यादा है, जिसके लोग सब चीजों को खरीदने में असमर्थ होते हैं, है ना, सभी लोग उसको खरीद नहीं सकते हैं, इसके कारण यह शहरों की निर्धनता ऐसी होती है। शहरी निर्धनता दीर्घकालिक, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब चले आते रहे, है ना, कई पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी जिससे निकलना मुश्किल है, कठिन है, तो वो होती है पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब जो होते हैं दीर्घकालिक। और अल्पकालिक मतलब बहुत कम, अस्थायी रूप से उत्पन्न होने वाली गरीबी, जो अस्थायी है,
किसी कारणवश गरीब हो गए हैं, कैसे अचानक से बीमारी आ गई, उनके घर में पूरा पैसा चला गया, कोई दुर्घटना हो गई उसमें पैसा चला गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई अचानक से, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई और आंधी तूफान आ गया, उसमें उनका घर चला गया या घर नष्ट हो गया या उनकी पूरी धन संपत्ति चली गई, तो ऐसी चीजों से वो गरीब हो गया, तो फिर वो धीरे धीरे उबर भी जाते हैं, नौकरी चली गई, तो इस प्रकार से तो ये अल्पकालिक हो गई। तो ये जितने प्रकार की निर्धनता है वो आपको याद रखना है और उनकी डिटेल भी याद रखनी है। निर्धनता रेखा का भी हमने बताया कि सबसे पहला प्रारंभिक अनुमान किसने लगाया था इसको, दादा भाई नेरोजी ने। इसको हमने जब आपका फर्स्ट लेसन पढ़ा था बताया था, दादा भाई नेरोजी ने स्वतंत्रता में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अर्थशास्त्र में तो उन्होंने मतलब अर्थव्यवस्था है जो है हमारे देश की, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और दादा भाई नेरोजी ने ही सबसे पहले निर्धनता जैसे शब्द को मतलब डिफाइन किया, निर्धनता रेखा क्या होती है उसको उन्होंने बताया। तो भारत में निर्धनता रेखा की कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति ही नेरोजी जी माने जाते हैं, दादा भाई नेरोजी। तो आपको ये नाम याद रखना है। और पहले व्यक्ति कौन माने जाते हैं इसको आकलित करने वाले, आकलन, तो वो दादा भाई नेरोजी थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लगभग 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम उपभोक्ता आवश्यकताओं के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था। 1867 और 68 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय होती है, न्यूनतम उपभोग होता है, आवश्यकताओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है। दादा भाई नेरोजी कुछ कैदियों के पास गए थे, जेल में गए उस टाइम, और उन्होंने उनकी कैलोरी से आकलन किया कि प्रति व्यक्ति कैलोरी कितनी है उनकी प्रतिदिन की, उसके आधार पर उन्होंने निर्धनता को फिर बाहर समाज में आकलन किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की आय 16 से 20 प्रति वर्ष से कम है तो वह निर्धन है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसकी आय जो है 16 से 20 है, उससे भी कम है, तो वह निर्धन व्यक्ति माना जाएगा। इसलिए भारत में निर्धनता रेखा का सबसे पहला अनुमान दादा भाई नेरोजी ने लगाया था। दादा भाई नेरोजी ने निर्धनता रेखा का पता लगाने के लिए आय व्यय आधारित विधि, ये आपने पढ़ा है, आय और व्यय की कितनी आय प्राप्त होती है और व्यक्ति कितना व्यय करता है, उपभोग कितना करता है, उसको मिलता कितना और वो कितना कर रहा है, इस आय व्यय विधि पर आधारित थी दादा भाई नेरोजी। तो आपको ये याद रखना है कि यह विधि किसने लाई थी, दादा भाई नेरोजी ने आय व्यय विधि आधारित विधि अपनाई। इसके कारण उन्होंने निर्धनता रेखा को मापा, आकलन किया। ठीक है, अब उन्होंने भारत में पहली बार अनुमान लगाया कि कम से कम कितनी आय एक व्यक्ति को जीवन निर्वाह के लिए चाहिए। अब दादा भाई नेरोजी ने यह आकलन किया, यह पता लगाया कि कम से कम कितनी आय एक व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में निर्धनता का पहला वैज्ञानिक अनुमान लगाने वाले व्यक्ति कौन माने जाते हैं, दादा भाई नेरोजी। तो आपसे अगर पूछा जाना जाए कि सबसे पहले किन्होंने निर्धनता रेखा का पता लगाया, निर्धनता का पहला वैज्ञानिक अनुमान लगाने वाले कौन माने जाते हैं, तो वो कौन माने जाते हैं, दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी द्वारा निर्धनता रेखा ज्ञात करने की विधि कौन सी है, न्यूनतम आवश्यक उपभोग। अब दादा भाई नेरोजी ने विधि कौन सी अपनाई निर्धनता रेखा को ज्ञात करने के लिए, कि निर्धनता रेखा कैसे ज्ञात की जाए कि कौन व्यक्ति निर्धन है, कौन गरीबी रेखा के नीचे आ रहा है। तो उन्होंने अपनाई न्यूनतम आवश्यक उपभोग। ठीक है, न्यूनतम आवश्यक उपभोग कैसे मतलब व्यक्ति करता है, उन्होंने यह गणना की कि एक व्यक्ति जो को जीवित रहने के लिए कितनी मात्रा में भोजन, कपड़ा और अन्य बुनियादी वस्तुएं चाहिए होती हैं। दादा भाई नेरोजी ने यह गणना की, यह पता लगाया कि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए अपनी कितनी मात्रा में उसको भोजन जरूरी है, कितना कपड़ा जरूरी है और जो बुनियादी वस्तुएं होती है, जो उसकी जरूरत की वस्तुएं होती है वो चाहिए, है ना, कितनी मात्रा में चाहिए, उनकी उसके आधार पर उन्होंने गणना की। आय का निर्धारण, आय उन्होंने अनुमान लगाया कि इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 16 से 20 प्रतिवर्ष सालाना की आय चाहिए। सालाना आय कितनी होनी चाहिए, 16 से 20 प्रतिवर्ष। ठीक है, उन्होंने ये लगाया कि अगर उसको किसी व्यक्ति को अपनी बेसिक चीजों को पूरा करना है, बुनियादी चीजों को पूरा करना है, मेन आवश्यकताओं को पूरा करना है जो उसके जीवन के लिए ज्यादा जरूरी है, जिनके बिना उसका जीवन नहीं चल सकता, तो उसके लिए कम से कम सालाना, साल भर में 16 से 20 प्रतिवर्ष की आय चाहिए।
अब इसे उन्होंने उस समय की कीमतों के अनुसार रूपांतरित किया था। राष्ट्रीय आय और औसत आय का अध्ययन, भाई उस समय तो आय भी बहुत कम थी, अभी तो काफी चेंजेस आ चुका है, बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। पहले जब उस समय की क्या आय थी, क्या व्यय था, उसके आधार पर उन्होंने किया था। उन्होंने भारत की कुल राष्ट्रीय आय और जनसंख्या का आंकड़ा लेकर प्रति व्यक्ति आय निकाली और इससे उपभोग आवश्यकताओं से तुलना की। देखिए उन्होंने क्या किया था दादा भाई नेहरू ने कि भारत के हमारे कुल राष्ट्रीय आय और जनसंख्या का आंकड़ा क्या है, इन दोनों को लेकर प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है ना, हर व्यक्ति की औसत आय निकाली और उसका उपभोग भी निकाला कि हर व्यक्ति की औसत आय कितनी है और वो कितना उपभोग पर व्यय कर रहा है। उसके आधार पर उन्होंने आवश्यकताओं की तुलना की। निष्कर्ष क्या निकलते, उन्होंने पाया कि उस समय भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय बहुत कम थी। अधिकांश भारतीय लोग उस न्यूनतम स्तर से भी नीचे जीवन यापन कर रहे थे, यानी वो निर्धन थे। देखिए उस समय उन्होंने निष्कर्ष क्या, उनको पूरा करने के बाद उन्होंने यह पाया कि भारत में जो प्रति व्यक्ति औसत आय है वो बहुत ही कम थी। ठीक है, मतलब जो उन्होंने उम्मीद की थी उससे बहुत ज्यादा कम थी और अधिकांश भारतीय लोग उस न्यूनतम स्तर से भी नीचे जीवन यापन कर रहे थे। मतलब कि जितना होना चाहिए उतनी नहीं थी, बहुत प्रति व्यक्ति औसत आय जो थी बहुत कम थी और उन भारतीय लोग जो थे उस न्यूनतम राशि के नीचे अपना जीवन चला रहे थे, यानी कि वो कैसे थे, गरीब थे, निर्धन थे। नेहरू जी ने पहली बार वैज्ञानिक ढंग से निर्धनता का मापन किया। नेहरू जी ने कैसे किया था, वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने निर्धनता का मापन किया, आय व्यय विधि अपनाई, प्रति व्यक्ति आय औसत आय का पता लगाया, उनकी उपभोग पर व्यय कितना कहता है, उसके आधार पर उन्होंने निर्धनता को मापन किया। उनकी इस विधि ने आगे चलकर भारत में गरीबी मापन की नींव रखी। उन्होंने जो ये विधि अपनाई थी वही आगे चलकर भारत में गरीबी के मापन की नींव बन गई। बाद में इस पर राव, लक्ष्यदास और अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी काम किया। दादाभाई नेहरू जी ने जब ये विधि अपनाई उसके आगे चलकर राव ने, लक्ष्यदास ने और अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी इस पर काम किया था। निर्धनता रेखा का परीक्षण कैसे करना है ये देख लेते हैं अब हम। देखिए निर्धनता रेखा का परीक्षण व निर्धारण कैसे किया जाता है। न्यूनतम आवश्यकताओं का निर्धारण सबसे पहले देखा जाता है कि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए न्यूनतम कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए, वस्त्र और आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है कि एक व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए या जीवित रहने के लिए उसको कितनी कैलोरी में ऊर्जा चाहिए, वस्त्र चाहिए, कपड़े, आवास, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। भारत में पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100। ठीक है, अभी कितनी कैलोरी, पहले गांव के लिए कितनी थी, 2400 और शहरों के लिए 2100 प्रतिदिन का माना जाता था कि प्रतिदिन गांव के लोगों की 2400 कैलोरी हो और शहर के लोगों की 21 दिन प्रतिदिन की यहाँ पे बात हुई है। इन जरूरतों की लागत निकालना, फिर यह गणना की जाती है कि इन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए कितना खर्च में आएगा। अब कैलोरी तो हमने पता लगा ली कि प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी है, तो शहर के लोगों की 2100, गांव के 2400। अब यह जरूरतों की लागत निकालना कि इन जरूरतों पर कितना खर्च होगा, इसकी गणना कैसे की जाए, इन आवश्यकताओं और सेवाओं को खरीदने के लिए कितना व्यय होता है, कितना खर्चा किया जाता है, कितना व्यय किया जाएगा, कितना खर्चा आएगा। ठीक है, यही खर्च न्यूनतम उपभोग व्यय कहलाता है। अब इन आवश्यकताओं, मान लीजिए हमने कैलोरी डिसाइड कर दी, कितनी कैलोरी शहर के लोग, इतनी गांव के लोग, अब उनकी कैलोरी के अनुसार उनकी आवश्यक वस्तुओं पर कितना खर्चा होगा और यही जो उपभोग पर उनके व्यय होगा वही उपभोग व्यय कहलाता है। गरीबी रेखा तय करती है कि जिस व्यक्ति या परिवार की प्रति व्यक्ति आय या व्यय न्यूनतम लागत से कम है उन्हें गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल माना जाता है और जिनकी आय इससे अधिक होती है वे गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल माने जाते हैं। अभी इसको भी आपने देख लिया है। तो गरीबी रेखा किस प्रकार तय होती है और एपीएल कौन माने जाते हैं और बीपीएल कौन माने जाते हैं। परीक्षण करना, जब कोई समिति निर्धनता रेखा तय करती है तो सरकार सर्वेक्षण करती है, उपभोक्ता व्यय सर्वे के माध्यम से देखती कि कितने लोग इस रेखा के नीचे हैं, उनकी स्थिति में समय के साथ क्या परिवर्तन आ रहा है, यह ही निर्धनता रेखा परीक्षण कहलाता है। अब देखिए निर्धनता रेखा परीक्षण करना बहुत जरूरी है। अभी हम गरीबी रेखा के लिए जो सुविधाएं दी हैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा दे रहे हैं, हॉस्पिटल में उनको फ्री में
चिकित्सा सुविधा दी जा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है, हर जगह उनको हर तरह की सुविधाएं प्रदान की गई, छूट दी गई। तो हमें पहले ये तो पता लगाना पड़ेगा कि भाई वास्तव में वो व्यक्ति गरीब है कि नहीं है। तो हमें समय समय पर उसका परीक्षण भी करना होता है कि जो व्यक्ति गरीब था अब वो किस कंडीशन में है। तो परीक्षण करना कि जब कोई व्यक्ति समिति निर्धनता तय करता है तो सरकार सर्वेक्षण के द्वारा पता लगाती है, सर्वेक्षण के माध्यम से उपभोक्ता व्यय कितना कर रहा है, कितना खर्चा है उसका माध्यम देखती, कितने लोग इस रेखा के नीचे वास्तव में उनकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन क्या हुआ, भाई पहले इतने गरीब थे तो क्या अभी भी इतने गरीब है। तो यह तय करता है और यही निर्धनता रेखा का परीक्षण कहलाता है। सरकार समय समय पर सर्वे करती है, सब जगह जा जाकर पूरी उनकी हिस्ट्री पता लगाती है, पूरी उनकी डिटेल्स निकालती है और उसके आधार पर पता लगाती है कि वह व्यक्ति वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे है या नहीं है, पहले गरीबी रेखा के नीचे अभी कितना बदलाव आया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए न्यूनतम जीवन यापन हेतु प्रतिदिन 50 रुपए चाहिए, तो मासिक न्यूनतम व्यय कितना होगा 1500। प्रतिदिन कितना 50, तो मासिक जो न्यूनतम वेतन व्यय होगा वो खर्च कितना होगा 1500। अब जिनकी मासिक आय 1500 से कम है वे निर्धन, और जिनकी 1500 से अधिक है वो निर्धन नहीं है। देखिए अब यहाँ पे जिनकी मासिक आय, महीने की आय 1500 से कम है तो वे निर्धन माने जाएंगे, और यहीं पे जिनकी 1500 से ज्यादा पेमेंट है या आय मिल रही है वो निर्धन नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो 1500 से अंदर वाला व्यक्ति निर्धन और 1500 से ऊपर वाला व्यक्ति निर्धन नहीं माना जाएगा। निर्धनता को मापने की विधियां हैं, मेथड ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी, यानी गरीब निर्धनता को मापन कैसे किया जाएगा। तो प्रमुख विधियां हैं, भारत तथा अन्य देशों में निर्धनता मापने के 2 मुख्य आधार होते हैं, आय निर्धारित विधि, उपभोग व्यय और व्यय आधारित विधियां। ठीक है, तो एक तो आय आधारित विधियां और उपभोग व्यय आधारित विधियां, कि आय कितनी मिल रही है, उपभोग कितना किया जा रहा है, उपभोग पर व्यय कितना किया जा रहा है, उपभोग पर खर्चे कितने किए जा रहे हैं। तो एक आय आधारित, आय कितनी मिल रही है आपको और आप कितना खर्च कर रहे हैं उपभोग पर। इसके साथ कुछ अन्य पूरक विधियां भी होती हैं। तो देखिए निर्धनता को मापने की विधियां अगर पूछी जाए तो 2 मेन विधियां हो गई, एक आय आधारित और एक व्यय उपभोग व्यय, और फिर इसके अलावा भी कुछ विधियां हैं। आय आधारित विधि, यदि आप आय तय की गई निर्धनता रेखा से कम है तो उसे गरीबी रेखा माना जाता है। इसमें देखा जाता है कि किसी व्यक्ति परिवार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, आय तय की गई निर्धनता रेखा से कम है तो उसे गरीबी माना जाता है। उदाहरण के लिए दादा भाई नेहरूजी ने इस विधि का प्रयोग किया था। इस विधि का प्रयोग किसने किया था, दादा भाई नेहरूजी ने। ठीक है, सीमाएं केवल आय पर ध्यान देती है, जीवन स्तर नहीं बताती। अब इसके कुछ दोष भी आए हैं सामने, तो उसमें क्या देखा गया कि भाई केवल यह आय पर ध्यान देती है, जीवन स्तर को नहीं बताती है। तो दादा भाई नेहरूजी ने जो आय आधारित विधि अपनाई थी उसका प्रयोग कौन किया था, दादा भाई नेहरूजी ने। परिवार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कितना खर्चा हो रहा है, उसके आधार पर निर्धनता रेखा तय करी गई और उसके आधार पर गरीब माना गया। लेकिन इसमें आय पर ध्यान दिया गया, इस जीवन स्तर कैसा है उसका उस पर नहीं बताती। उपभोग पर आधारित विधि, एक है उपभोग पर आधारित विधि। यह इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति भोजन, वस्त्र, आवास आदि पर कितना खर्चा कर रहा है ना। उपभोग से मतलब ये है कि जो हम उपभोग करते हैं चीजों का, वो विधि अपनाए। उसमें ये देखा गया कि भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, वस्त्र पर कितना खर्च कर रहा है, घर पर कितना खर्च कर रहा है आदि। यदि उसका व्यय निर्धनता रेखा से कम है तो निर्धन है। अगर मान लीजिए उसने जो खर्चे कर रहा है, व्यय कर रहा है, तो निर्धनता रेखा से भी वो कम कर रहा है तो वो निर्धन व्यक्ति माना जाएगा। भारत में एनएसएसओ, राष्ट्रीय नमूना सर्वे संगठन, एनएसएसओ का जो फुल फॉर्म है क्या है, राष्ट्रीय नमूना सर्वे संगठन, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय नमूना सर्वे संगठन इस विधि से सर्वे करता है, इसी विधि से सर्वे किया जाता है इस चीज का। यह भारत में सबसे अधिक प्रचलित विधि है। सबसे अधिक प्रचलित विधि कौन सी, राष्ट्रीय नमूना सर्वे संगठन। इसी विधि के द्वारा गरीबी को मापा जाता है, इसी से पता लगाया जाता है। तो यह भारत में सबसे अधिक प्रचलित विधि मानी जाती है। कैलोरी मानक विधि जो होती है, इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति को प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, कितनी ऊर्जा उसको मिल रही है और कितनी नहीं। पहले भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी रखी गई थी, शहरी के लिए 2100 का मानक दिया गया था। यह भी उपभोग व्यय विधि से जुड़ी है कि भाई एक गांव के व्यक्ति के लिए 2400 कैलोरी ज्यादा कैलोरी लगती है और शहर के व्यक्ति की कम कैलोरी। तो क्या वो जितनी उसको कैलोरी लग रही है तो क्या वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्या उसको पूरा कर पा रहे हैं, पूरा कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं कर पा रहा तो गरीबी रेखा के नीचे आता है।
बहुआयामी निर्धनता एक बहुआयामी जो मैंने बताया था आपको कि हर चीज को देखकर कि आधुनिक विधि है जिसमें केवल आय ही नहीं देखी जाती व्यक्ति की कि आय उसकी कितनी है, बल्कि उसका शिक्षा देखा जाता है, स्वास्थ्य जीवन स्तर भी देखा जाता है, पोषण, स्वच्छता, आवास, जल, बिजली आदि कई पहलुओं को मिलाकर गरीबी का आकलन किया जाता है कि क्या व्यक्ति ये सब चीजों की सुविधाएं पा रहा है, इस चीजों को वो पूर्ति कर पा रहा है अपने जीवन में, नहीं कर पा रहा है तो गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। ठीक है, इसी से उसका गरीबी रेखा आकलन किया जाता है। ये वैश्विक स्तर पर यूएनडीपी द्वारा भी प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो अब ये बहुआयामी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुआयामी का मतलब कि केवल आय पर ध्यान ना देकर उसकी सारी चीजों को देखा जाए कि जीवन स्तर कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, पोषण कैसा है, स्वच्छता, आवास, जल, बिजली आदि की पूर्ति कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। निष्कर्ष, निर्धनता का सही मापन बहुत जरूरी है ताकि गरीबी उन्मूलन योजनाएं सही लोगों तक पहुंच जाए। अब निर्धनता का मापन हम नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कितने लोग हमारे देश में गरीब हैं और किस प्रकार से उसका उन्मूलन किया जाए, किस प्रकार से गरीबी हटाई जाए, गरीबी को दूर किया जाए, तो ये गरीबी उन्मूलन योजनाएं सही लोगों तक पहुंच सके। भारत में मुख्य रूप से उपभोग व्यय विधि और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI का प्रयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि भारत में जो एक उपभोग व्यय विधि है और एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, इनका ही प्रयोग होता है। तो हमने इसमें देखा कि निर्धनता के कुछ मापदंड कैसे हैं, है ना, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, निर्धनता को किस प्रकार से बांटा गया है अलग अलग भागों में, या 2-3 उसके कितने प्रकार बताए गए हैं कि निर्धनता के कितने प्रकार हो सकते हैं, कि कौन से व्यक्ति किस प्रकार से निर्धन माने जाएंगे, किसकी कितनी आय होनी चाहिए, कितनी कैलोरी के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, गांव और शहर के आधार पर किया गया है। तो इस प्रकार से हमने निर्धनता का वर्गीकरण भी देखा और मापदंड देखा कि किस प्रकार से हम निर्धनता को माप सकते हैं और कितने भागों में उसको बांटा गया है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। भारत में निर्धनता एक गंभीर समस्या है जो देश की सामाजिक, आर्थिक और मानव विकास को डायरेक्टली प्रभावित करती है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।